ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करने के बाद उसके एंड में ग्लूकोज जो है पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें 3 कार्बन्स होते हैं। अभी पायरुवेट मॉलिक्यूल्स के साथ आगे क्या होता है, उसमें से कार्बन कैसे रिलीज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे मेरे इस वीडियो में, जिसका टाइटल है क्रेब्स साइकिल। तो आइए देखते हैं। एडोल्फ क्रेब्स, इन्होंने ही क्रेब्स साइकिल को डिस्क्राइब किया था और उन्हीं के नाम के हिसाब से इस साइकिल का नाम क्रेब्स साइकिल पड़ा। तो इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है और ये एक इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे होता है जो हमारे बॉडी में फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। It generally involves the oxidation of acetyl coenzyme A to carbon dioxide and water। अभी एसिटिल कोएंजाइम A का ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्प्लिट होके बना है पायरुवेट। तो पायरुवेट पहले कन्वर्ट होगा एसिटिल कोएंजाइम A में, जो कि क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। उसके बाद जाके वो मतलब उसका ऑक्सीडेशन इजीली हो पाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, मतलब इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है, क्योंकि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स जैसे कि साइट्रेट, सिस एकोनिटेज और आइसोसाइट्रेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या फिर कन्वर्ट होते हैं, फॉर्मेशन होते हैं। तो इसका 3 नाम हो गया, क्रेब्स साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो ये जो साइकिल है इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एनर्जी तो सप्लाई करता है एटीपी के फॉर्म में, बट एट द सेम टाइम ये बहुत सारे इंटरमीडिएट भी फॉर्म करता है, जो कि एमिनो एसिड सिंथेसिस, ग्लूकोज सिंथेसिस, हीम सिंथेसिस एक्सेट्रा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। दिस साइकिल कनेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द मेटाबॉलिक पाथवेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इतने सारे इंटरमीडिएट्स अगर फॉर्म हो रहे हैं तो बहुत सारे कंपाउंड एंटर भी कर रहे होंगे, बहुत सारे कंपाउंड रिमूव भी हो रहे होंगे। तो ये क्या होता है, बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज को इजीली कनेक्ट कर लेता है और इसीलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक पाथवे होता है। The location of this cycle is the mitochondrial matrix। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर ये हमारा क्रेब्स साइकिल इजीली ऑपरेट हो पाता है। देखते हैं कैसे। जब हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ड्रॉ करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ये जो इसका आउटर साइड का रेड कलर का मेम्ब्रेन है और स्ट्रक्चर है, वो होता है उसका आउटर मेम्ब्रेन। ये जो अंदर का जो स्काई ब्लू कलर का मेम्ब्रेन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये होता है उसका इनर मेम्ब्रेन। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो अंदर का जितना भी पोर्शन होता है उसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अभी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल इसीलिए हो पाता है क्योंकि जितने सारे एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं हमारे क्रेब्स साइकिल को ऑपरेट करने के लिए, वो सारे प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब ये जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के पास सबसे इजी पास वाला लोकेशन होगा हमारे इनर मेम्ब्रेन का स्पेस, इनर मेम्ब्रेन का इनर स्पेस। तो ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इजीली ऑपरेट हो पाता है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब डिस्कस करेंगे तब वहां पे मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में होता है हमारा क्रेब्स साइकिल और उसके इनर मेम्ब्रेन के इनर पोर्शन में होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि साइमल्टेनियसली आराम से हो पाता है दोनों। तो इस वजह से दोनों साइकिल जब साइमल्टेनियसली पास लोकेशन में हो पाते हैं, इस वजह से एटीपी सिंथेसिस इजीली हो पाता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो क्रेब्स साइकिल एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, लेकिन क्योंकि हम प्रीवियस स्लाइड में देख चुके हैं कि
ये बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स इजीली कनेक्ट कर पाता है या प्रोडक्शन कर पाता है, तो ये पूरी तरह से क्लोज्ड साइकिलिक नहीं होता। बिफोर एंटरिंग टू द साइकिल, मतलब अभी ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में ब्रेक डाउन होकर दो पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो चुका है, तो वो पायरुवेट मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में एंटर करने से पहले एक कार्बन मॉलिक्यूल रिलीज कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और वो एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है। वो एसिटिल कोएंजाइम ए इजीली क्रेब्स साइकिल में एंटर कर लेता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट मॉलिक्यूल। मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन जो है पायरुवेट स्केलेटन में जो प्रेजेंट है वो रिलीज हो जाता है, तो इसके लिए इसको डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट मॉलिक्यूल बोल के बोलते हैं। और ये जो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट मॉलिक्यूल होता है वही होता है हमारे ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का कनेक्टिंग लिंक। वो होना बहुत जरूरी है ताकि ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट के बनने के बाद एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो और इजीली क्रेब्स साइकिल में एंटर कर पाए, ताकि एटीपी सिंथेसिस इजीली हो सके। तो अभी पायरुवेट मॉलिक्यूल में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करता है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं वो NAD+ एक्सेप्ट करके NADH में कन्वर्ट हो जाता है, और कार्बन रिलीज होके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, और रिजल्ट में फॉर्म होता है हमारा एसिटिल कोएंजाइम A विथ 2 कार्बन। एंजाइम्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। Citrate synthase is the first enzyme, isocitrate dehydrogenase, then aconitase, alpha ketoglutarate dehydrogenase is the next, then succinate thiokinase, succinate dehydrogenase, fumarase, and lastly malate dehydrogenase. These are the enzymes, they carry out the Krebs cycle. फर्स्ट एंजाइम जो कि एक्ट करता है क्रेब्स साइकिल में वो होता है साइट्रेट सिंथेस। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो साइट्रेट सिंथेसिस में हेल्प करता है। वो कैसे करता है? एसिटिल कोएंजाइम ए हमारे क्रेब्स साइकिल में एंटर हो रहा है, उसका कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। एसिटिल कोएंजाइम ए में है 2 कार्बन, ऑक्सैलो एसीटेट के पास है 4 कार्बन, तो दोनों मिलके 6 कार्बन का एक कंपाउंड फॉर्म होता है जो कि होता है साइट्रेट। तो एंजाइम का नाम इसी के लिए साइट्रेट सिंथेज है। अब आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट एंजाइम जो साइट्रेट पे काम करता है वो होता है एकोनिटेज। अभी ये 2 स्टेप्स में काम खत्म करेगा, क्योंकि इसको आइसोमराइजेशन करना है साइट्रेट का। उसका मतलब होता है साइट्रेट का आइसोमरिक फॉर्म बनाना है, जो कि 2 स्टेप में बनेगा। पहले स्टेप में होता है डिहाइड्रेशन ऑफ साइट्रेट, और उसके रिजल्ट में फॉर्म होता है सिस एकोनिटेज। तो एंजाइम का नाम यहाँ पे हो गया एकोनिटेज एंजाइम। अभी वही एंजाइम दूसरे स्टेप में करेगा क्या कि वो हाइड्रेशन कर देगा सिस एकोनिटेज का। मतलब पहले वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, उसके बाद फिर वाटर मॉलिक्यूल एक तो ऐड हो गया, जिससे कि साइट्रेट का आइसोमरिक फॉर्म जो कि है आइसोसाइट्रेट फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे आइसोसाइट्रेट फॉर्म हो गया, क्योंकि साइट्रेट का भी 6 कार्बन होता है, यहाँ पे भी 6 कार्बन होते हैं इसके स्केलेटन में। थर्ड एंजाइम जो क्रेब्स साइकिल में काम करता है वो होता है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। नाम से ही समझ में आ रहा है, आइसोसाइट्रेट से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिमूव होगा, जिसको डिहाइड्रोजिनेज और डिहाइड्रोजिनेशन बोला जाता है। तो एंजाइम का नाम हो गया डिहाइड्रोजिनेज, तो उसको ICD भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो ये एंजाइम भी 2 कंसेक्यूटिव रिएक्शंस कैटालाइज करेगा। पहले स्टेप में क्या करेगा, वो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसाइट्रेट करेगा, जिससे कि ऑक्सैलोसक्सिनेट फॉर्म होता है। यहाँ पे देखिए
डिहाइड्रेशन हो गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए जो एक्सेप्ट करता है कौन, NAD+ और फॉर्म हो जाएगा NADH+H+, और यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे कोई कार्बन रिलीज नहीं हुआ है तो यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे भी वही 6 कार्बन ऑक्सैलोसक्सिनेट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सैलोसक्सिनेट से एक कार्बन रिमूव कर देगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके रिजल्ट में फॉर्म होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट। अभी यहाँ पे 6 कार्बन है, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज के एक्शन के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एक तो रिमूव हो गया एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। ये कार्बन जो है COO- जो है यहाँ से रिमूव हो गया है। नेक्स्ट रिएक्शन अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कैटालाइज करता है। इस स्टेज में ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट मॉलिक्यूल का, और ये जो एंजाइम है ये 5 कोफैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, जो कि है थायामाइन पायरोफॉस्फेट, लिपोएमाइड, NAD+, FAD और कोएंजाइम A। इस स्टेज में एक कार्बन तो रिमूव होगा, पहले स्टेप में पहले पॉइंट पे ही बताया गया है डीकार्बोक्सिलेशन होता है, तो एक कार्बन जो रिमूव होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो गया, और दूसरा जो है NADH फॉर्म होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए जो कि NAD+ एक्सेप्ट करके NADH में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिएक्शन जो है वो इस प्रकार होते हैं, एक कार्बन रिमूव हो गया तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ सक्सिनिल कोएंजाइम A, वो होते हैं 4 कार्बन कंपाउंड। सक्सिनेट थायोकाइनेज, ये एंजाइम सक्सिनिल कोएंजाइम A को सक्सिनेट में कन्वर्ट कर देता है। इस रिएक्शन में एक फॉस्फोरिलेशन होता है GDP मॉलिक्यूल का, जो कि है ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट, तो एक फॉस्फेट ग्रुप वहां पे ऐड हो गया तो वो हो जाएगा GTP, मतलब ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये जो GTP है वो बाद में ATP में कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे एंजाइम के वजह से, उसका नाम है न्यूक्लियोसाइड डाइफॉस्फेट काइनेज। तो रिएक्शन कुछ ऐसे होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक तो ऐड हो गया और GTP से GTP फॉर्म हो गया। क्योंकि कोई कार्बन रिलीज नहीं हो रहा है तो ये 4 कार्बन कंपाउंड 4 कार्बन में ही रहेगा, और कोएंजाइम A जो है वो रिमूव हो गया यहाँ से। नेक्स्ट रिएक्शन कैटालाइज होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की वजह से, जिससे कि सक्सिनेट का ऑक्सीडेशन होके फ्यूमेरेट फॉर्म होता है, और इस स्टेज में जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं FAD मॉलिक्यूल के द्वारा, जिससे कि FADH2 फॉर्म होता है। रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है, देखिए सक्सिनेट 4 कार्बन है और फ्यूमेरेट भी 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन रिमूव हो गए। फ्यूमेरेज एंजाइम फ्यूमेरेट को मैलेट में कन्वर्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके, मतलब वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पर फ्यूमेरेट मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो एंजाइम ये कर पाता है उसका नाम है फ्यूमेरेज। तो रिएक्शन ऐसे होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्रेब्स साइकिल का लास्ट रिएक्शन मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम कैटालाइज करता है। इस स्टेज में और इस स्टेप में मैलेट का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सैलोएसीटेट रीजेनरेट होता है। ऑक्सैलोएसीटेट मॉलिक्यूल रीजेनरेट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर ये फॉर्म नहीं होगा तो एसिटिल कोएंजाइम A के साथ कंबाइन होके साइट्रेट फॉर्म नहीं करेगा, मतलब क्रेब्स साइकिल स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। तो ऑक्सैलोएसीटेट रीजेनरेट होकर क्रेब्स साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ही जरूरी है उसका रीजेनरेशन। अभी इस स्टेज में या इस स्टेप में लास्ट NADH फॉर्म होता है। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए मैलेट से, जो NAD+ एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है। अब ये ऑक्सैलोएसीटेट फॉर्म हो गया और क्रेब्स साइकिल का दूसरा स्टेप
या दूसरा एक फेज स्टार्ट हो पाता है इजीली। समरी ऑफ क्रेब्स साइकिल। Some important points to remember about Krebs cycle. The TCA cycle basically involves the oxidation of acetyl coenzyme A to carbon dioxide with simultaneous regeneration of oxaloacetate. एसिटिल कोएंजाइम A में जो 2 कार्बन होते हैं वो 2 कार्बन एज कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाते हैं, उसके साथ साथ ऑक्सैलोएसीटेट रीजेनरेट होता है जो कि फिर से दूसरा एसिटिल कोएंजाइम A के साथ कंबाइन होके आगे क्रेब्स साइकिल को कंटिन्यू कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट, there is no direct participation of oxygen in the TCA cycle. Still, it strictly operates under aerobic condition. मतलब ऑक्सीजन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट हमने क्रेब्स साइकिल में नहीं देखा, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन जब प्रेजेंट नहीं होता तो क्रेब्स साइकिल ऑपरेट ही नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है, नेक्स्ट पॉइंट में हम उसको देखेंगे। दिस इज बिकॉज द NAD+ and FAD required for the operation of the Krebs cycle can only be regenerated in the respiratory chain in the presence of oxygen. मतलब NAD+ और FAD का प्रेजेंट होना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं बॉन्ड के ब्रेक होने पर वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं NAD+ और FAD और ये खुद रिड्यूस हो जाते हैं। उनका प्रेजेंट होना इसीलिए बेहद ही जरूरी है, जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रीजेनरेट हो पाते हैं हमारे रेस्पिरेटरी चेन में या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जिसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एलाबोरेटली समझाऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A via Krebs cycle produces 3 molecules of NADH। मतलब इसमें 3 NADH मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं स्टेप नंबर 4, 6 और 10 में। एक FADH2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है इन द स्टेप नंबर 8, एक GTP मॉलिक्यूल फॉर्म होता है स्टेप नंबर 7 में। तो GTP मॉलिक्यूल एज इट इज ATP में कन्वर्ट होके यूज होने के लिए रह जाता है, लेकिन FADH2 और NADH जो है वो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एंटर करते हैं, वहां पे वो अपना इलेक्ट्रॉन देके वापस NAD+ और FAD में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स आगे पास करके वो ATP सिंथेसिस में हेल्प होता है। मतलब ATP सिंथेसिस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंड में। अभी 2 रूल होते हैं, मतलब NADH मॉलिक्यूल और FADH2 मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होके कितने ATP सिंथेसिस होंगे उसके बेसिस पर उसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 रूल्स हैं। अभी हम बस उसका वैल्यू जान लेते हैं, मतलब कितने ATP सिंथेसिस होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। फिर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेबोरेटली समझेंगे कि कैसे और क्यों ये दोनों रूल अलग अलग हैं ATP सिंथेसिस को समझाने के लिए। तो ओल्ड रूल के हिसाब से एक NADH मॉलिक्यूल 3 ATP मॉलिक्यूल सिंथेसिस करने के लिए यूज होता है, जिससे कि 9 ATP मॉलिक्यूल सिंथेसिस होते हैं, और एक FADH2 मॉलिक्यूल 2 ATP सिंथेसिस करने के लिए यूज होता है। मतलब 2 ATP मॉलिक्यूल एक एसिटिल कोएंजाइम A के ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में ये 2 रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स के थ्रू 11 ATP मॉलिक्यूल्स सिंथेसिस होते हैं अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रूल। अभी न्यू रूल को देखते हैं। न्यू रूल के हिसाब से 2.5 ATP मॉलिक्यूल सिंथेसिस होते हैं पर NADH मॉलिक्यूल्स और 1.5 ATP मॉलिक्यूल सिंथेसिस होते हैं पर FADH2 मॉलिक्यूल्स। तो वैल्यू में थोड़ा चेंज आ जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ NADH मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ FADH2 मॉलिक्यूल्स जो सिंथेसिस होते हैं वो चेंज नहीं होंगे, पर नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड पर द रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रूल एंड अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल। तो इसीलिए वैल्यू में थोड़ा चेंज आता है, लेकिन बाकी सब सेम होगा।
Krebs cycle in one equation. Acetyl coenzyme A plus 3NAD plus FAD plus GDP plus inorganic phosphate plus 2 water molecules results in 2 carbon dioxide molecules plus 3 NADH plus 3 H plus ions plus FADH2 plus GTP plus coenzyme A। इस रिएक्शन में क्लियरली समझ में आता है कि एसिटिल कोएंजाइम A में जो 2 कार्बन होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं क्रेब्स साइकिल में एंटर करने के बाद। तो फिर दूसरा एसिटिल कोएंजाइम A एंटर होगा, फिर ये रिएक्शन कंटिन्यू करेगा और लास्ट में वो भी रिलीज हो जाएगा। तो इसी के लिए क्रेब्स साइकिल में कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है हमारा पाइरूवेट मॉलिक्यूल का, जो पहले एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो क्रेब्स साइकिल में एंटर होता है। My next video is about electron transport system. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे NADH और FADH2 जो इलेक्ट्रॉन्स कैरी किए हुए हैं वो कैसे उसको ट्रांसफर कर देते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं NAD+ और FAD में। और इस प्रोसेस के एंड में ATP कैसे सिंथेसिस होता है ड्यू टू फॉस्फोरिलेशन, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो प्लीज देखना मत भूलिएगा। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है इसके बारे में प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो प्लीज लाइक करना मत